दोस्तों स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल पे और मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह। आज के इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे इतिहास शिक्षण में प्रस्तावना कौशल कैसे तैयार किया जाता है। तो बीएड में बहुत महत्वपूर्ण ये पार्ट है। यदि माइक्रो टीचिंग को अच्छे तरीके से अभ्यास कर लिया जाए और उसको सीख लिया जाए तो शिक्षण बहुत ही आसानी से एक शिक्षक तैयार कर सकता है और उस कुशलताओं के साथ वह अपने शिक्षण को बहुत ही प्रभावी बना सकता है। तो आइए शुरू करते हैं, इतिहास शिक्षण में प्रस्तावना कौशल कैसे तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि हमें प्रस्तावना कौशल के घटक अच्छे तरीके से आने चाहिए। एक उत्तम प्रकार की यदि आपको प्रस्तावना तैयार करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये चाहिए कि प्रस्तावना कौशल के जो घटक हैं वो आपको पता होना चाहिए, अर्थात जो प्रस्तावना कौशल के घटक हैं उनका अध्ययन होना चाहिए। तो प्रस्तावना कौशल के घटक में हम सबसे पहले देखते हैं पूर्व ज्ञान का उपयोग। पूर्व ज्ञान से तात्पर्य यह है कि जिस कक्षा में हम ये प्रस्तावना करने जा रहे हैं या जिस कक्षा में हम पढ़ाने जा रहे हैं उस कक्षा से पूर्व का ही ज्ञान विद्यार्थियों को है। तो हम एक शिक्षक के माइंड में एक साइकोलॉजिकल रूप से ये चीज़ होनी चाहिए कि विद्यार्थियों का जो मेंटल लेवल है वो इतना है, अर्थात कक्षा 8 में पढ़ा रहे हैं तो 7वीं तक का है, 10वीं में पढ़ा रहे हैं तो 9वीं तक का है, 11वीं में पढ़ा रहे हैं तो 12वीं तक का है, 10वीं तक का है और 12वीं में पढ़ा रहे हैं तो 11वीं, यानी एक क्लास पूर्व तक का ही उसके अंदर पूर्व ज्ञान होता है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा है उचित युक्तियों एवं साधनों का उपयोग। माइक्रो टीचिंग में जब हम प्रस्तावना कौशल में उन घटकों का अध्ययन करते हैं तो हमें जब प्रस्तावना तैयार की जाती है तो हमें इस तरीके से उसको रुचिकर बनाएं ताकि कोई उसके अंदर युक्ति लगाएं, हम कोई ऐसे साधनों का प्रयोग करें जिससे कि प्रस्तावना हमारी इंटरेस्ट हो जाए, मतलब रुचिकर हो जाए। तो उचित युक्तियों का आपको प्रयोग करना है। उचित युक्तियों में देखें क्या क्या हो सकती हैं। हम किसी मॉडल को, कोई ऐतिहासिक मॉडल है उसको दिखा के कर सकते हैं, कोई चार्ट के माध्यम से कर सकते हैं, कोई मॉडल के माध्यम से कर सकते हैं, प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं, किसी ऐतिहासिक कहानी के माध्यम से कर सकते हैं। यदि इन माध्यमों से करेंगे तो निश्चित रूप से जो प्रस्तावना है वो रुचिकर होगी। नेक्स्ट है हमारा बिंदु प्रश्नों में क्रमबद्धता। तो देखिए जो प्रस्तावना के प्रश्नों को हम तैयार कर रहे हैं तो उनमें एक दूसरे से क्रमबद्ध होने चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जब उत्तर आ रहा तो अगला प्रश्न जब हम शुरू कर रहे हैं तो उन उत्तरों के शब्दों को उन प्रश्नों में शामिल करें ताकि विद्यार्थियों में क्रमबद्धता से एक याद करने की जो क्षमता है वो बढ़े और उससे कनेक्टिविटी कथनों में बनी रहे। तो हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रश्नों में क्रमबद्धता को रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अप्रासंगिक कथन। देखिए जब हम इतिहास को पढ़ा रहे हैं तो हम केवल इतिहास की ही बातें रखनी है। इतिहास के साथ में ऐसा नहीं कि हम क्रिकेट के मुद्दे को उठा लें तो वो अप्रासंगिक कथन हो जाएगा। तो हमें बिल्कुल भी अप्रासंगिक कथन का प्रयोग नहीं करना, इससे बचना है। इतिहास के टॉपिक में और जो भी टॉपिक रिलेटेड है उसी से ही हमें बात करनी है। प्रस्तावना की अवधि देखें। देखो विद्वानों ने जो प्रस्तावना की जो अवधि बताई है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र के अंदर हम देखते हैं तो सूक्ष्म शिक्षण में जो प्रस्तावना की अवधि है वो 5 से 10 मिनट की मानी गई है। लेकिन अगर 7 मिनट के लगभग आपकी प्रस्तावना पूरी होती है, 5 से 7, तो वह अच्छे प्रकार की या उत्तम प्रकार की प्रस्तावना मानी जाती है। तो देखें हम किस तरीके से इतिहास शिक्षण में बनाएंगे। तो सबसे पहले देखें ब्लैक बोर्ड पर हम हेडिंग में ऊपर लिखते हैं प्रस्तावना कौशल, ठीक है। दिनांक, जिस दिनांक को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो विषय में हम लिखेंगे इतिहास, कालांश प्रथम, जो भी आपका कालांश है, कक्षा। आज हमने कक्षा 8 से लिया है टॉपिक और प्रकरण को आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन चूंकि ये ब्लैक बोर्ड पूर्तियाँ हैं इसलिए प्रकरण को अभी इसके अंदर नहीं लिखना है। जब हमारी प्रस्तावना होगी तो प्रस्तावना का जब उद्देश्य कथन बोलेंगे तब हमें यहाँ पर प्रकरण को लिखना है और उसके पश्चात उस प्रकरण को अंडरलाइन कर देना है। आगे देखिए प्रस्तावना की जो अवधि है, प्रस्तावना कौशल, वो 5 से 10 मिनट के मध्य में हमें पूरा करना है। यहाँ पर आप अपने अनुक्रमांक लिख सकते हैं। तो अब देखिए शुरुआत करते हैं इसकी नेक्स्ट तरीके से। तो यहाँ पर देखिए ये एक फॉर्मेट आपको सूक्ष्म शिक्षण की डायरी में विद्यार्थियों बनाना है। तो यहाँ पर यह क्रम संख्या, यहाँ छात्र अध्यापक क्रिया, यहाँ विद्यार्थी क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें सबसे पहले हमारे माइंड में, जैसे मान लो इस टॉपिक को लेकर के हम बना रहे हैं तो यहाँ देखें सबसे पहले प्रश्न करेंगे
संपूर्ण कक्षा के सामने हम प्रश्न करेंगे। उसके पश्चात किसी एक विद्यार्थी को उठा करके हमें प्रश्न पूछना है। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? तो पूरी कक्षा से प्रश्न पूछेंगे, उसके पश्चात किसी एक विद्यार्थी को खड़ा करके पूछेंगे तो विद्यार्थी बताएगा सर भारत को। वेरी गुड। आगे नेक्स्ट, अब भारत ही अगले प्रश्न में आना चाहिए, ऐसा सोच करके हमें प्रश्न तैयार करना है। तो देखें, भारत स्वतंत्र अर्थात आज़ाद कब हुआ था? तो ऐसे ही विद्यार्थियों से प्रश्न करेंगे और जिसको आता है उससे हाथ खड़े करवाएंगे। उसके पश्चात हम आंसर के लिए विद्यार्थी को कहेंगे, तो विद्यार्थी कहेंगे सर 15 अगस्त 1947 को। फिर नेक्स्ट प्रश्न हम अब यहाँ ध्यान रखें, 15 अगस्त 1947 हमारे प्रश्न में अगले वाले में आई, इसी को हम बोलते हैं क्रमबद्धता। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत पर किसका शासन था? तो ये विद्यार्थियों से जब पूछेंगे तो विद्यार्थियों से हमें आंसर मिलेगा सर अंग्रेजों का। वेरी गुड। अब अंग्रेजों से ही या अंग्रेज जिसके अंदर आए शब्द, ऐसे हम अगला प्रश्न जो है वो शुरू करेंगे या उस प्रश्न में ये शब्द आना चाहिए। तो अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने में किन किन नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया था? अब प्रश्न को यदि मान लो थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो आप इसको दोबारा से रिपीट करके विद्यार्थियों से पूछें, धीरे धीरे पूछें ताकि विद्यार्थियों के प्रश्न समझ में आ जाए। अंग्रेजों से भारत को आज़ाद कराने में किन किन नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया था? तो विद्यार्थी बताएंगे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, अन्य जितने भी हैं, है ना, उन सब का नाम हमारे नेताओं का यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे। अब अगला प्रश्न शुरू होता है ये कि इन जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हैं, अर्थात ये बहुत सारे नेता आए हैं, इन नेताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी कि ये नाम तो आपने सुना है नेताओं के, लेकिन अब इनके बारे में आपको और क्या क्या जानकारी है? तो यहाँ पर विद्यार्थी इन नेताओं के बारे में जानकारी देने में असमर्थता बताएंगे या कुछ उत्तर देंगे, आधा अधूरा देंगे। ये हमारा प्रॉब्लमेटिक जो है वो क्वेश्चन रहेगा, अर्थात समस्यात्मक प्रश्न रहेगा। तो ये जब 2, 4, 5 विद्यार्थियों से हम प्रश्न पूछ लेंगे और आंसर हमारा नहीं आएगा, तब हम हमारा उद्देश्य कथन है वो बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, अच्छा विद्यार्थियों, आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अर्थात हम आपको हमारे महात्मा गांधी हैं, हमारे जो सुभाष चंद्र बोस हैं, लाला लाजपत राय हैं, अन्य जो हमारे गरम दल के, कुछ नरम दल के जो भी नेता हुए हैं, जो इस भारत देश को आज़ाद कराने में राष्ट्रीय आंदोलन में जिनकी भूमिका रही है, आज उन एक एक नेताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से आप उद्देश्य कथन बोलेंगे और उद्देश्य कथन के पश्चात आप यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता, आज हम की कक्षा में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेताओं के बारे में अध्ययन करेंगे, इसको लिखेंगे और उसके बाद में इसको यहाँ पर आप अंडरलाइन कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये प्रस्तावना कौशल जो है वो बहुत रुचिकर और इंटरेस्टेड रूप से बच्चे में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि आज हम राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन और अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।